नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं देवली विधानसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के दक्षिणी दिल्ली जिला के महामंत्री बलबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों के लेके। और जैसे कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा के द्वारा पूरे देश में मनाया जा रहा है, देवली में भी मनाया गया, तो उसके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद सर, सेवा पखवाड़ा एक अभियान 15 दिन का आप लोग मोदी जी के जन्मदिन मना रहे हो, जनहित के लिए काम कर रहे हो, जनता की सेवा कर रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, आज तक उन्होंने देश की सेवा करते हुए एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। 11 साल से वो प्रधानमंत्री और पिछले 15 सालों से 16 सालों से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो किस प्रकार लोगों की सेवा के लिए लगातार लगे हुए हैं। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को एक सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मनाया गया। उसी कड़ी में दिल्ली में भी प्रत्येक मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को लगातार मनाया जा रहा है। वो चाहे वृक्षारोपण का काम हो, चाहे हेल्थ चेकअप के काम हो, चाहे चित्रकला प्रतियोगिता हो, चाहे इस प्रकार के अनेकों काम पूरे दिल्ली में भी किए गए हैं। और हमारे पूर्व में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रहे रमेश भिदोड़ी जी ने तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई 75 कार्य, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है, तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई सेवा के इस प्रकार के कार्य किए हैं कि वो 75 स्थानों पर एक साथ एक दिन में किए गए हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही सेवा ही संगठन का मूल जो बात है वो सेवा करना है। और वो कोई भी सरकार, देखिए, ये सरकार दीनदयाल उपाध्याय जी के जो नीति रीति उन्होंने एस्टेब्लिश की थी उन्हीं पे लगातार काम कर रही है। और जब तक समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो समाज के अन्य व्यक्तियों को मिलती हैं, जब तक देश का विकास नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार ये सेवा के काम दिल्ली में किए जा रहे हैं। मोदी जी ने एक मुद्दा उठाया था, वोकल फॉर लोकल, मतलब अपने भारत में बने हुए जो इंडियन ब्रांड हैं, जो हमारे जिनमें हमारे भाई बहनों का पसीना लगा है, जिनको बनाने में उनकी बिक्री भारत में ज़्यादा हो, उसको लेके अभियान चलाया था। लेकिन स्टार्टिंग में तो खूब चला, फिर बीच में वो साइलेंट मोड पे चला गया। और जैसे कि पिछले दिनों में आपने देखा, अमेरिका ने जिस तरह से पहले 50% का टैरिफ लगाया, उसके बाद जो ब्रांडेड दवाई हैं उन पे 100% का टैरिफ लगा दिया। तो ऐसा नहीं लगता आपको हमारे जो लोकल ब्रांड है इस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे लोकल फॉर वोकल किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से अभी देखा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% लगाया, और कुछ आइटमों पे उससे ज़्यादा भी टैरिफ लगाने की वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो हमारी दूसरे देशों पे जो निर्भरता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस दुश्मन को खत्म करने के लिए पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी का लगातार पिछले 11-12 सालों से प्रयास रहा है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम लोग वो सारी चीज़ें अपनी आवश्यकताओं की तो जरूरत पूरा करें ही, लेकिन हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्शन के स्केल को, अपना कोई भी इस प्रकार के स्तर पे काम करें कि दुनिया हमारे ऊपर निर्भर हो, ना कि हम किसी अन्य देश पर निर्भर हो। आज भारत ने टेक्नोलॉजी में एक लंबी छलांग लगाई है। भारत ने आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार लगातार प्रत्येक स्टेट पे इस प्रकार की औद्योगिकरण करने का प्रयास कर रही है कि पूरे भारत का एक संतुलित विकास हो। और प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ये नारा दिया था कि हमारे भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो लोकल फॉर वोकल। अगर बिहार में मखाना बनता है तो उसकी पहचान पूरे विश्व में होनी चाहिए। सहारनपुर में अगर हमारे वुडन वर्क होता है तो उसकी पूरे विश्व में पहचान बनानी होगी। और हमारे उन प्रोडक्ट की डिमांड खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में होनी चाहिए। जब ये इस प्रकार से पूरे देश का एक जो बैलेंस डेवलपमेंट होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट से विकास होगा, तो भारत को आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं लगेगी। देखिए, सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में कम्युनिकेशन, देश में फाइनेंसिंग, बैंकिंग, देखिए किसी को नया स्टार्टअप करना है तो उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे आज अच्छे अच्छे रोड्स अवेलेबल है। अगर दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर भी
कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे 8 घंटे लगते हैं। दिल्ली से बॉम्बे जाके आगे शिप से माल जाना है, जहां बॉम्बे तक पहुंचने में एक ट्रक को 36 घंटे 48 घंटे लगते थे, अब वो समय घट के 10-12 घंटे रह गया। तो देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को भी, जैसे कि नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तभी भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज जरूर हम वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी भी अगर हम चाइना से और अमेरिका से अपना कंपैरिजन करते हैं तो जहां चाइना 34 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना 19 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अभी हम 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हमारा जीडीपी है। तो हमें देखिए एक लंबी छलांग लगानी है और हम विकसित राष्ट्र तभी बनेंगे जब हमें वो सारी सुविधाओं के साथ साथ लोगों की, हमें पूरी तरह से इस प्रकार की एक आत्मशक्ति होनी चाहिए कि हम लोगों को पूरे विश्व के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर उनसे आगे बढ़ना है तो हमें आत्मनिर्भर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी भारतीय जनता पार्टी जीएसटी बचत उत्सव मनाएंगे, लेकिन ग्राउंड में अगर देखा जाए या विपक्ष की मानी जाए तो जीएसटी का जो फायदा मिलना चाहिए कम होने का, वो अभी लोगों को मिल नहीं रहा है। नहीं, देखिए विपक्ष तो हमेशा किसी न किसी चीज़ की नेगेटिव बातें करता है। जब से जीएसटी कम हुआ और इतने बड़े स्तर पर अब मुख्य रूप से 2 दरें रह गई हैं, 18% और 5%। आप देखेंगे जहां 28% 40% होते थे, वो आइटम भी आज 18% के आसपास पे आ गए हैं। सीमेंट है, कौन कहता है सीमेंट की प्राइस कम की? कौन कहता है गाड़ियों की, कारें जो निम्न मध्यम वर्ग खरीदता था उनकी गाड़ी, एक गाड़ी पे लाख लाख रुपए की प्राइस कम होती है? कौन कहता है कि वो प्रोडक्ट, खाने की चीजें जिसपे 12% टैक्स लगता था, आज वो 5% पे अवेलेबल है? ये सिर्फ कहने की बात है। देखिए इस प्रकार से टैक्स करने पर इकोनॉमी में करीबन 2 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में आएगा, जो टैक्स से बचत लोगों के पास आएगा। तो लोग अपने जीवन यापन में अपना स्तर को सुधारेंगे और सुधारेंगे तो वो पैसा दोबारा इकोनॉमी में आएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारी वित्त मंत्री ने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया है, और जिस पर देखिए हो सकता है स्टार्टिंग में सरकार को उतने टैक्स ना मिल सके, हो सकता है राज्यों को भी कुछ परेशानी हो, लेकिन पूरी देश की जनता को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और जब इसका निर्णय लिया गया जीएसटी को घटाने का, तो उन राज्यों ने भी हामी भरी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो ये सबका एकमत होकर निर्णय लिया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा पूरे देश को होने वाला है। सर लद्दाख से जो सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है, जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, नहीं लगता ये एक गलत कदम है? क्योंकि जब धारा 370 हटाई थी वो सबसे पहले उन्होंने सरकार का समर्थन किया था, और कहा जाता है कि लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया था, और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी। देखिए हो सकता है उन्होंने उस टाइम सरकार के कदम का स्वागत किया हो, लेकिन वो कदम भी तब उठाया गया तो पूरे देश के भविष्य को देखती है और विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर के उसको देखती है। अगर आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया तो हो सकता है उन्होंने कुछ ना कुछ देश के साथ कोई ना कोई इस प्रकार का काम किया हो जिससे देश की सुरक्षा को या हमारे जो दुश्मन देश है उनकी कोई ना किसी रूप में सहायता देगी। और भारत में लोकतंत्र है, और यहाँ पे अगर किसी को गिरफ्तार भी किया जाता है उसके लिए हमारे यहाँ पे न्यायालय है, और न्यायालय में पूरे देशवासियों को विश्वास है। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं होगा तो वो न्यायालय से छूट जाएंगे, लेकिन अगर गलत काम किया, वो चाहे कितना ही इफेक्टिव आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, उसने सरकार के निर्णयों का चाहे साथ दिया हो, स्वागत किया हो, लेकिन अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए देश में कानून है, और किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो देश के कानून के अनुसार होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और बिहार चुनाव में राहुल बाबा का जिस तरह से वोट चोर गद्दी चोर का नारा है और वोटों की चोरी का आरोप चुनाव आयोग पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे लगाया, नहीं लगता कोई प्रभाव डालेगा चुनाव? नहीं, देखिए ये हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक अपनी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसके कोई भी निर्णय ना ऐसे नहीं होते कि वोट चोरी, कौन सी वोट चोरी है। देखिए अगर किसी आदमी ने 2-2, 3-3 जगह अपनी वोटें बनवाई हुई है, और जब ये SIR जो इंटेंसिव ये चेकिंग हुई है तो इस चीज़ें सामने आई है, अगर सामने आई और कहीं पे गलत है तो उसको हटाया गया है। ये कोई वोट चोरी की बात नहीं है। देखिए जब पहले ये लगातार ईवीएम की वजह से भाजपा जीत रही है, ईवीएम की वजह से पहले ईवीएम पे आरोप लगाते थे, अब इनको ईवीएम का सपना तो इनका दूर हो गया है।
कर्नाटक में इनकी सरकार बनी, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी से अलग सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी। देखिए जनता जिसको वोट देती है वो सत्ता में आता है। अब इन्होंने एक ये नया सरूफा छोड़ा है कि वोट चोरी, लेकिन वोट चोरी कहीं पे कुछ है ही नहीं। कौन सी वोट चोरी? देखिए अगर किसी की वोट कटती है तो उसके लिए एक ड्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो पूरी तरह से फॉलो होता है, पूरी तरह से उसकी चेकिंग होती है। अगर किसी को अभी भी लगता है कि उसका गलत वोट कटा है या कोई अन्य कारण है तो वो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है। और देखिए वोट काटने और बनने का काम लगातार जारी रहता है, लेकिन जब कहीं पे चुनाव आते हैं तो उससे पहले बहुत सारी चुनाव का जो हमारा इलेक्शन ऑफिस है उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करनी है, जिसमें एक वोटिंग लिस्टों को भी पूरा दोबारा से नवीनीकरण करना पड़ता है। और किसी स्टेट में अगर देखिए बिहार के 5 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं, वो बाहर रहते हैं तो उनको वोट दो जगह तो नहीं हो सकती। एक बिहार की वोट दिल्ली में भी डाले और बिहार में भी डाले, दिल्ली में भी डाले और महाराष्ट्र में डाले, तो लोगों को एक चुनाव करना पड़ेगा कि उनको वोट कहाँ डालनी है। और ये SIR और कर क्या रहा है? आप ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ यही इन्वेस्टिगेशन, यही इंटेंसिव जो रिपोर्ट बनी है उसी के आधार पर रिवाइज जो वोटिंग लिस्टें बनी है। अब देखिए विपक्ष से हमको तो कहने का काम है, EVM का देश ने देख लिया और आने वाले समय में इस वोट चोरी का नतीजा भी इनके सामने जल्दी आने वाला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।